नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कुरुक्षेत्र के कथानक पर चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हम आगे शेष रहे कथानक पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र के कथानक में निराशा से आस्था तक की यात्रा है। इस कथा का प्रारंभ युधिष्ठिर की चिंता, आत्मग्लानि, पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए वन गमन करने या आत्महत्या करने के लिए घोर निराशा से हुआ था। बौद्धिकता का आग्रह। इस काव्य की कथा वस्तु में बुद्धि तथा विचारों का ही प्रमुख हाथ है। कुरुक्षेत्र एक समस्या तथा विचार प्रधान काव्य है, इसलिए युगीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए कवि ने बौद्धिक और जटिल तर्कों का सहारा लिया है। यह बौद्धिकता पूरे काव्य पर छाई हुई है। वस्तुतः कवि ने भीष्म और युधिष्ठिर का नाम लेकर तथा अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए महाभारत की कुछ घटनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, वरना यह काव्य तो शुद्ध रूप से कथात्मक तत्व रहित एक वैचारिक निबंध मात्र ही सिद्ध होता। इसमें विज्ञान के विध्वंस की ओर संकेत किया गया है। कुरुक्षेत्र की घटनाओं में विज्ञान की प्रगति का कोई संबंध नहीं था, लेकिन कवि ने कथा में विज्ञान की हानि लाभ तथा उससे सचेत रहने की उपकथा को अकारण ही इसमें जोड़ दिया है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। विज्ञान ने मनुष्य को सुख साधन और प्रगति का मार्ग बतलाया है, साथ ही उनकी विध्वंसक शक्तियाँ भी मनुष्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो गई है। विशेषतः युद्धों में विज्ञान का उपयोग कितना भयंकर होता जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी, पुरुष आसीन है बंदे नर के करों में, वारी विद्युत भाप। बुद्धि से हृदय की श्रेष्ठता का प्रचार। दिनकर अपने ही विचारों में जीने वाला कवि है। वह अपने विचारों को काव्य के माध्यम से जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है पाठकों तक पहुँचा देता है। आज का युग विज्ञान एवं बुद्धि की प्रधानता का युग है। यही कारण है कि मानवीय संवेदनाएं लुप्त होती जा रही है और मनुष्य के बीच संबंध शिथिल होते जा रहे हैं। दिनकर ने कुरुक्षेत्र की कथा के बीच में छठे सर्ग में अपनी ओर से बुद्धिवाद के विरुद्ध कहने का अवसर निकाल लिया, किंतु है बढ़ता
गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चीतकार। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने इतिहास में कल्पना को मिलाया है, उसी प्रकार उसके कथानक में आधुनिक जीवन का बोध और समस्याओं का समावेश किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व रंगमंच पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दबावों के बीच में मनुष्य की सोच कितना अधिक प्रभावित किया था, यह बात इस काव्य की कथा में ऊपर से आरोपित आधुनिकता के सूत्रों से ज्ञात हो जाती है। युद्धों से सब घृणा करते हैं। युद्ध के पहले मनुष्य द्वंद्वग्रस्त हो जाता है और बाद में लेकिन पुनः ग्रहण करने के लिए विवश हो जाता है। यह आधुनिक जीवन की विवशता है। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुष्य है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोद है। कथा वस्तु के अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी इस काव्य में हैं। इस काव्य की वैचारिकता को प्रारंभ से गंभीर बनाने के लिए कवि ने युधिष्ठिर की विषादपूर्ण चिंतन तस्वीर से इस काव्य को शुरू किया है। कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर ऐसी पंक्ति है जो अनादि काल से मानव शांति को भंग करने वाले युद्धों की भयानकता के प्रति मनुष्य को सचेत करती है। इस काव्य की कथा वस्तु विचारों के नीचे दुबक गई है। कवि समय भूमिका में कहता है, दरअसल इस पुस्तक में मैं सोचता ही रहा हूँ। भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न ही किसी प्रौढ़ ज्ञानी के मस्तिष्क का चमत्कार। इस कथा में प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिकता का भी सुंदर समावेश है। युद्ध किसी युग विशेष की ही समस्या नहीं है, इसे सर्वकालिक समस्या का प्रतीक मानकर कवि ने इसका विरोध या औचित्य के साथ समर्थन किया है। भीष्म और युधिष्ठिर भी प्रतीक पात्र ही हैं। कुरुक्षेत्र प्रबंध में विचारों का प्रभाव होने पर भी कथा क्रम बना हुआ है। फिर इसके विचारों ने भी कथा को क्रमबद्ध कर रखा है। प्रारंभ युद्ध के बाद में आत्मग्लानि से युक्त युधिष्ठिर का भीष्म पितामह के सामने अपनी शंकाएं रखने से होता है और फिर भीष्म पितामह महाभारत की समस्त घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करते हैं। युद्ध के अनेक कारणों के पीछे वे लक्षाग्रह, द्रौपदी स्वयंवर, पांडवों का राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, कपटपूर्ण जुआ, द्रौपदी चीरहरण, भीष्म का अंतर्द्वंद, कृष्ण के सुधार आदि घटनाएं ही रही है।
कुरुक्षेत्र की कथा विचारों से दबी होने पर भी उसमें आज की जीवंत समस्याओं का चित्रण होने के कारण वह रोचक और आकर्षक है। इसके कथानक में कुछ दोष भी हैं। विशेषताओं के साथ साथ कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु दोष मुक्त नहीं है। इसका सबसे बड़ा दोष है कि कवि ने एक ही विचार को, एक ही बात को कई स्थानों पर एक ही प्रकार से प्रकट किया है। यह पुनरुक्ति प्रणाली पाठक की मानसिकता और उसके वैचारिक अहम को आघात पहुंचाती है। किंतु इस पुनरुक्ति के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि कथा तत्व की न्यूनता के कारण एक भाव या विचार बार बार प्रकट होते रहे हैं। चिंतन की प्रधानता के कारण वह बार बार उन्हीं समस्याओं को उसी सुलझाने पर जोर देता रहा है, अथवा कवि के मस्तिष्क में उलझन होने के कारण वह अपने पूर्व वैचारिक प्रतिपादन से संतुष्ट न हो पुनः पुनः विवेचन करने में लग जाता है।